नमस्कार साथियों, मैं ओम प्रकाश कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है ओम प्रकाश कुमार साइंस टीचर। आज हम पढ़ेंगे भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। ये कक्षा 10 का पहला ही पार्ट का विज्ञान का एक टॉपिक है और कंपटीशन में भी इससे संबंधित कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें क्वेश्चन हम आसानी से कर लेते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं क्योंकि बेसिक्स हमें जब तक ध्यान नहीं होंगे तब तक हमारा प्रश्न सही नहीं होगा। तो हम बेसिक्स के साथ में इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। इसमें जो प्रश्न आते हैं वो इस तरह से आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण भौतिक परिवर्तन का है या निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी यहाँ पे एग्जांपल्स है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अब हम समझ लेते हैं, सीख लेते हैं कि ये है क्या। बेसिक्स के लेवल के हम देखेंगे। एक तरफ मैं लिख देता हूँ भौतिक परिवर्तन, एक तरफ है रासायनिक परिवर्तन। इधर मैं जो बात करूंगा वो भौतिक परिवर्तन की, इधर बात करेंगे रासायनिक परिवर्तन की। भौतिक परिवर्तन को समझने के लिए हमें कुछ टर्म को समझना होगा, जैसे तत्व या मिश्रण, और रासायनिक परिवर्तन में हमें समझना होगा यौगिक। अगर हम इनको समझ लेते हैं तो हम इनको आसानी से समझ पाएंगे। अगर कहीं पे भी तत्व या मिश्रण की बात हो रही है तो वो भौतिक परिवर्तन होगा, और कहीं पे भी नया यौगिक बन रहा है अर्थात वहां पे रासायनिक परिवर्तन होगा। तो बात करते हैं तत्व की। तत्व क्या होता है? तत्व होता है एक ही प्रकार के परमाणु। एक ही प्रकार के परमाणु मिलकर तत्व का निर्माण करते हैं, यानी समान तत्व होते हैं यहाँ पे। जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, यानी H2 जब बनता है तो इसमें समान तत्व अर्थात हाइड्रोजन एक तत्व है। जैसे ऑक्सीजन, तो O2 बनेगा, ऐसे डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन के मध्य, तो O2 एक प्रकार का तत्व होगा। अब हम बात करते हैं यौगिक की। यौगिक क्या है? इसमें परमाणु होंगे वो एक से ज्यादा होंगे, अर्थात दो या अधिक परमाणु निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग करके यौगिक बनाते हैं। अब हमें समझ में आ गया है कि ये यौगिक कैसे बनता है। इसमें दो परमाणु हो सकते हैं या इससे अधिक भी परमाणु हो सकते हैं, और वो निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग करेंगे, रासायनिक रूप से वो जुड़ेंगे। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन, दो गैस है मेरे पास में, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। जैसे ऑक्सीजन को हम लिख सकते हैं O2 और हाइड्रोजन को लिख सकते हैं हम H2, और ये आपस में जब क्रिया करेंगे तो बनेगा H2O। इस प्रकार से दो गैस आपस में क्रिया करके बना रही है जल। तो अब देखो, दो तत्व जब क्रिया करेंगे तो ये जो चीज बनेगी वो क्या होगी? यौगिक होगी। अर्थात जब भी यौगिक बनेगा वहां पे रासायनिक परिवर्तन होगा। अब इनका अनुपात की बात करें तो यहाँ पे मुझे हाइड्रोजन दो लेने पड़ेंगे और दोनों पानी के बनेंगे। अर्थात अगर मैं पानी की बात करूं यानी H2O की बात करूं तो इसमें 2:1 में दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, अर्थात इनका अनुपात हमेशा निश्चित रहेगा, इसलिए इसको ये निश्चित अनुपात में ही सहयोग करते हैं। अगर यहाँ पे जैसे H2O आया यानी 1:1 आ जाए तो अब ये जल नहीं रहेगा, इसमें नए गुण आ जाते हैं, नई चीज बन गई है। इसको कहा जाता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, अर्थात ये नया प्रकार का है। तो ये यौगिक, लेकिन ये नया प्रकार का यौगिक यहाँ पे बन गया है। अब अपने को यहाँ एक बात और निकल के आई है, जैसे ऑक्सीजन है वो जलाने में सहाय करती है। हाइड्रोजन की बात करें तो ज्वलनशील होती है, बहुत तेज जलती है। और जल की बात करें तो ये अग्निशामक यानी आग बुझाने में काम में इसको लिया जा सकता है। आग बुझा सकता है, इससे आग बुझा देता है, ये इसका गुण है। तो अब देखो यहाँ पे ये जलाने में सहायक, ज्वलनशील है, और इनके क्रिया करने से जो नया यौगिक बना है उसके नए गुण आ गए हैं। तो यहाँ पे मैं नया बिंदु जोड़ सकता हूं कि जब तत्व निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग करके यौगिक बनाते हैं तो नए गुणधर्म में प्रकट होते हैं, जैसे कि यहाँ पे नया गुण यहाँ पे उपस्थित हो गया है। अब देखो एक चीज और देखें, ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूं तो ऑक्सीजन यहाँ पे रहती है इस प्रकार से। हाइड्रोजन की बात करें तो H और H, और अगर जल की बात करें तो इस प्रकार के, यानी ये इनके अंदर पाए जाने वाले रासायनिक बंध होते हैं। ऑक्सीजन के मध्य डबल बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन के मध्य सिंगल होता है, और पानी के मध्य ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मध्य दो बॉन्ड है वो पाए जाते हैं। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन के मध्य बंद होता है जो कि यहाँ पे
नहीं है, ऑक्सीजन एक ही है। दूसरा हाइड्रोजन हाइड्रोजन के मध्य बंध है, वो भी यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे एक नया बंध आ गया है और वो आ गया है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मध्य। तो यहाँ पे मैं दो बातें लिख सकता हूँ कि एक नए गुण, तो इसको मैं मिटा के लिख देता हूँ ऊपर ही। यह अभिक्रिया तो अपने समझ में आई गई है कि जब भी रासायनिक परिवर्तन होगा तो नए गुणधर्म प्रकट होंगे। ये अपना बिंदु नंबर पहला था कि नया यौगिक बनेगा। दूसरा बिंदु है कि नए गुण प्रकट होते हैं। और तीसरा बिंदु नए रासायनिक बंध बनते हैं। अब देखो, अगर मैं इधर बात करूं तो यहां पे नए गुण प्रकट नहीं होंगे, यानी नए गुण नहीं। ये 1 नंबर का बिंदु मान लेते हैं, ये 2 नंबर का, और 3 नंबर में हम कहेंगे रासायनिक बंध नए नहीं बनते हैं, केवल हो सकता है इनमें पुनर्विन्यास। आप देखो, इस बातों को भी समझ लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि नए गुण नहीं आते, अर्थात जब भी भौतिक परिवर्तन होगा तो उसमें नए गुण नहीं आएंगे, पुराने गुण यानी क्रिया कारक के जो गुण है वो उनमें विद्यमान रहते हैं। जैसे मैं कभी विक्रिया लिखता हूं, चीनी प्लस जल, इनको मैंने साथ में रखा तो मेरे पास में बना चीनी का घोल। अब आप देखेंगे चीनी और जल जो जिसके गुण है उन दोनों के गुण यहाँ पे मौजूद है, अर्थात इसके अंदर नया गुण नहीं आया है, नया यौगिक नहीं बना है। अर्थात जब चीनी को जल में घोला जाएगा, नमक को जल में घोला जाएगा, या कोई भी चीज घुलती है तो वहां पे होता है भौतिक परिवर्तन। दूसरा मैं बात करता हूँ पुनर्विन्यास। यहाँ एक उदाहरण, बहुत खास उदाहरण है, और ये उदाहरण है कि जब लोहे को चुंबक में बदला जाता है तो कौन सा परिवर्तन होता है। यानी ये जैसे लोहा है और इसको चुंबक में बदल दिया तो यहाँ पे कौन सा गुण आ जाता है। लोहे के जो गुण, इसके अंदर जो बंध होते हैं वो इस प्रकार से तिरछे बंध पाए जाते हैं, जबकि चुंबक के अंदर जो परमाणुओं का विन्यास है वो इस प्रकार से हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि बंध नए नहीं बने, जो थे वही हैं, केवल उनका क्या हुआ है, पुनर्विन्यास होता है। चौथी में मैं बात करूंगा ऊष्मीय प्रसार। अगर ऊष्मीय प्रसार से, यानी किसी चीज को हम गर्म करते हैं और वो फैल जाती है, बड़ी हो जाती है, बढ़ जाती है, तो ये एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है, जबकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है। चौथी में बात करूंगा अवस्था परिवर्तन। पांचवी, अवस्था परिवर्तन। देखो, अवस्था परिवर्तन मूल रूप से, वैसे तो अवस्थाएं हैं वो 5 होती है, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ऐसी 5 अवस्थाएं होती है। लेकिन हम यहाँ 3 अवस्थाओं की बात करेंगे और इनको समझना बहुत जरूरी है। जैसे मेरे पास में ठोस, द्रव और गैस, ये 3 अवस्थाएं यहाँ पे। अगर मैं ठोस को ऊष्मा दूंगा, गर्म करूंगा, तो वो द्रव में बदल जाएगा। इसका मैं उदाहरण साथ साथ में लिख देता हूं ताकि आपके समझ में आए। जैसे बर्फ है वो ठोस है, पानी है वो द्रव अवस्था में है, और वाष्प यानी भाप है वो गैसीय अवस्था में। अगर मैं बर्फ को गर्म करूंगा तो वो द्रव में कन्वर्ट हो जाएगी, तो हम कहते हैं बर्फ पिघल गई। तो यहां इस क्रिया को हम बोलेंगे पिघलना। अब पानी को और गर्म करेंगे तो हम बोलते हैं भाप बन के उड़ गया, या वाष्पीकरण की क्रिया हो गई यहाँ पे, तो ये इस क्रिया को बोलते हैं वाष्पीकरण। अर्थात द्रव जब गैस में बदलता है, इस अवस्था को, इस प्रक्रिया को कहा जाता है वाष्पीकरण। अगर हम गैस को ठंडा करेंगे, जैसे कि बादल बनना, तो यहां से आप उदाहरण भी सीधे सीधे देख सकते हैं कि बादल बनना, क्योंकि वहां पे वाष्प वापस पानी में बदलती है। इस क्रिया को कहा जाता है संघनन, कंडेंसेशन, संघनन। और अगर द्रव को फ्रिज में रख दें, आइसक्रीम जमाते हैं, कुल्फी जमाते हैं, तो द्रव है उसको बर्फ में यानी ठोस में बदला जाता है। इस क्रिया को कहा जाता है जमना, कुल्फी जम गई। तो ये जो यहाँ पे मैंने 4 क्रियाएं लिखी है, पिघलना, जमना, संघनन और वाष्पीकरण, ये भौतिक प्रक्रम है, एक प्रकार की भौतिक क्रियाएं हैं। और ये क्रियाएं जहां पर भी होगी वहां पर भौतिक परिवर्तन होगा। यानी यहाँ पे कोई नया पदार्थ नहीं बनता, नए बंध नहीं बनते हैं, गुण वो के वही रहते हैं। जैसे मैं पानी की बात करूं तो यहाँ पानी का सूत्र H2, तो बर्फ का सूत्र भी H2 ही होता है, पानी का सूत्र भी H2 ही रहेगा, और वाष्प का सूत्र भी H2। यानी यहाँ पे कोई नया यौगिक नहीं बन रहा है, इसलिए यहाँ पे भौतिक परिवर्तन होता है।
एक विशेष बात हो रही है यहाँ पे, कभी कभी ऊष्मा देने पर ठोस सीधा गैस में बदल जाता है और इस क्रिया को कहा जाता है ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। और गैस को जब ठंडा करेंगे तो वो सीधा ठोस में बदलेगा, इस क्रिया को भी कहा जाता है ऊर्ध्वपातन, यानी ठोस से सीधा गैस या गैस से सीधा ठोस, तो इस क्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन कहते हैं इंग्लिश में। इसके कुछ उदाहरण हैं, वो खास उदाहरण कौन कौन से, किन किन के अंदर ये ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है, जैसे कपूर, नेफ्थलीन, नौसागर। नौसागर का रासायनिक नाम होता है अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। और शुष्क बर्फ, शुष्क बर्फ यानी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और आयोडीन। ये 4-5 उदाहरण हैं जो आपको याद होने चाहिए। आयोडीन, आयोडीन नमक कहते हैं ना, जो गलगंड गैंगे रोग से संबंधित है, वो आयोडीन। ये इनको जब ये ठोस अवस्था में रहते हैं, लेकिन इनको गर्म करेंगे तो सीधे गैस अवस्था में जाते हैं, और ठंडा करेंगे तो वापस ये ठोस अवस्था में आते हैं, अर्थात ये ऊर्ध्वपातन का गुण दर्शाते हैं। तो आप देखो अवस्था परिवर्तन में कुछ क्रियाएं आई है, जैसे पिघलना, जमना, वाष्पीकरण, संघनन और ऊर्ध्वपातन। ये क्रियाएं जहां पर भी होगी वहां पर होंगे भौतिक परिवर्तन। तो ये अवस्थाएं परिवर्तन है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आपको वैसे यहाँ पे याद भी हो जाएगा। छठी बात जो आती है, ये जो भौतिक क्रियाएं हैं, यानी एक बार क्रिया होने के बाद भौतिक प्रक्रम से अलग कर सकते हैं। कैसे? जैसे मान लो जल प्लस मैंने नमक को घोल दिया इसमें, और मेरे को बना मिला है नमक का घोल। नमक का घोल, क्या इसमें से मैं जल और नमक को वापस से अलग कर सकता हूं? इन प्रक्रियाओं के द्वारा बिल्कुल कर सकते हैं। सबसे पहले इसको हम वाष्पीकृत करेंगे, वाष्पीकरण के बाद में संघनन करेंगे तो पानी अलग और नमक अलग प्राप्त हो जाएगा। तो इसको हमने भौतिक प्रक्रम के द्वारा यानी इन क्रियाओं के द्वारा अलग कर लिया है। तो ये जो क्रिया हो रही है यहाँ पे, वो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। जबकि यहाँ पर भौतिक प्रक्रमों के द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। जैसे अभी आपने देखा था H2 + O2, और ये क्रिया करके बना रहे थे जल। अब भौतिक क्रिया के द्वारा हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अलग नहीं किया जा सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं 7वें पॉइंट को, और वो है उत्क्रम। उत्क्रम का सीधा सीधा सा मतलब होता है उल्टा। उल्टा का मतलब है अगर जो क्रिया हमने की है उसके प्रभाव को हम विपरीत करेंगे। जैसे मेरे पास में बर्फ है और उसको मैंने गर्म किया, तो गर्म करने पे वो बन गया पानी। अब अगर मैं इसको ठंडा करता हूं तो मेरे को वापस बर्फ मिल सकती है। यानी पानी को गर्म करेंगे, पानी को ठंडा करेंगे तो बर्फ मिलेगी, बर्फ को गर्म करेंगे तो पानी, यानी रिवर्स इसको किया जा सकता है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन को रिवर्स नहीं किया जा सकता, अर्थात ये उत्क्रम नहीं होते हैं। एक बार हो गए वो हो गए, ये उत्क्रम हो सकते हैं। अब देखो कुछ उदाहरणों की मैं बात करूं, क्योंकि उदाहरण मोस्ट है, और ये जो बिंदु अपन ने देखे हैं, इन बिंदुओं के माध्यम से ये सारे के सारे गुण हैं, सारे के सारे जो गुणधर्म है बिंदु हैं, वो इन प्रक्रियाओं पे लागू होते हैं। अब देखो कुछ छोटे बड़े उदाहरण देखता हूं मैं, जैसे दहन। चलो एक और बिंदु जोड़ देते हैं यहाँ पे, और वो है दहन। दहन एक प्रकार की रासायनिक क्रिया है, क्योंकि देखो जैसे मान लो दहन में होता क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन ये जुड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। अब यहाँ पे तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये एक नया यौगिक बना है, अर्थात ये रासायनिक परिवर्तन है। यानी दहन एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन नहीं है, रासायनिक परिवर्तन है दहन। जैसे मान लो मैग्नीशियम का रिबन है और उसको आप जलाएंगे तो एक सफेद ज्वाला के साथ में चूर्ण प्राप्त होगा, राख प्राप्त होगी, भस्म प्राप्त होगी, और वो होगी MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड की। तो मैग्नीशियम के रिबन को जब जलाएंगे तो अपने पास में एक नया यौगिक प्राप्त हो रहा है। जैसे जंग लगना, वो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। एक उदाहरण खास पूछा जाता है, सेव का काटने पर भूरा होना,
सेब को, एप्पल है, उसको काट के थोड़ी देर के लिए हम रख देंगे तो कुछ समय बाद वो भूरी लाल पड़ जाती है, क्योंकि उसके अंदर जो आयरन होता है वो आयरन ऑक्सीजन के साथ में क्रिया कर लेता है और आयरन ऑक्साइड बना देता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक नया यौगिक बना है, और नया यौगिक बना है तो यहाँ पे ये भी एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। हमारे दैनिक जीवन में अनेकों अनेक घटनाएं घटित होती है। आप सभी घटनाओं को समझें और इन बिंदुओं के, ये जो अपन ने 8 बिंदु देखे हैं, इन बिंदुओं के आधार पे आप पहचानने का प्रयास कीजिए कि वो प्रक्रिया भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन है। और आप कमेंट करके मुझे बता भी सकते हैं। अगर आपको कोई परिवर्तन समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। आपने पूरा वीडियो देखा, पूरा विषय समझा, इसके लिए आपका धन्यवाद।